अगस्त आ चुका है और अब अगस्त के अंदर आने के बाद में लगने लग जाता है डर, क्योंकि अब बचा है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी में तो एग्ज़ाम है। तो उसके लिए मैं आपके लिए एक छोटा सा रोड मैप लेके आया हूँ। सबसे पहली कहानी जो आपको ज़रूरत है वो है डेली रिवीजन की। देखो बेटा, ऐसा है कि पढ़ तो रहे पर आगे पार्ट पीछे सपाट वाली कहानी तो हम कर नहीं सकते। नोट्स कॉपी इज़ मैंडेटरी, क्योंकि अगर तुम्हारी नोट्स कॉपी अच्छी बनी है ना तो आधा गेम तो तुम जीत गए, तो तुम्हें पता है एग्जैक्टली कि तुम्हें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। तो डिस्ट्रैक्शन से भागने का सबसे अच्छा तरीका ये नहीं होता कि तुम ऐसा सोचो सर मैं रात को अब बस 10 मिनट मोबाइल चलाऊंगा। अरे यार चलाओ ही मत, उसको पब्लिकली पटक दो। कैसे हो प्यारे बच्चों? कैसी चल रही है तैयारी? IIT का सर के ऊपर आ चुकी है, साल बहुत सारा बीत चुका है भाई, अगस्त आ चुका है और अब अगस्त के अंदर आने के बाद में लगने लग जाता है डर, क्योंकि अब बचा है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी में तो एग्ज़ाम है। तो अब बचे हैं मेरे पास 5 महीने और उन 5 महीनों को अगर मैं देखता हूँ तो मैं उनको सबको कंपाइल करके देखूँ तो मेरे को कोर्स कंप्लीट करना है 11th का भी, मुझे कोर्स कंप्लीट करना है 12th का भी। कहानी ये है कि 11th हम पढ़ चुके हैं, 12th हमको पढ़ना है, तो कैसे जाके मैं ऐसा करूं कि मेरे बिल्कुल एकदम शॉर्ट मार्क्स आ जाएं जेईई मेंस के अंदर। तो उसके लिए मैं आपके लिए एक छोटा सा रोड मैप लेके आया हूं। तो रोड मैप फॉर IIT JEE 2025-26। तो सबसे पहली कहानी तो ये है कि मेरे पास में जो इस रोड मैप को कंसाइज करा मैंने बताया कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहली कहानी जो आपको ज़रूरत है वो है डेली रिवीजन की। देखो बेटा, ऐसा है कि पढ़ तो रहे पर आगे पार्ट पीछे सपाट वाली कहानी तो हम कर नहीं सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डेली रिवीजन करना पड़ेगा। मुझे पता है कि दिन के अंदर मात्र 24 घंटे हैं, उसके अंदर तुम्हें ये जो करंटली टॉपिक चल रहे हैं कोचिंग्स के अंदर, स्कूल्स के अंदर, वो भी कंप्लीट करने हैं। जो तुमने अभी आज टेस्ट है, परसों टेस्ट है, 4 दिन बाद टेस्ट है, संडे को टेस्ट है, वो भी करना है। तो सर मैं रिवीजन कब करूँ? तो रिवीजन क्या है कि रिवीजन ऐसा लेके मत बैठो कि मुझे पूरा का पूरा आज ही रिवाइज करना है। तुम्हारा एक छोटा सा शेड्यूल बना लो, सुबह का 2 घंटा बना लो या रात का 2 घंटा बना लो या दिन के अंदर 1-1 घंटे का शेड्यूल बना लो कि मैं सुबह 10 से 11 के अंदर रिवीजन करूंगा, रात को इतनी बजे से इतनी बजे तक रिवीजन करूंगा, 8 से 9 का रिवीजन करूंगा। तो तुम्हें 2 घंटे वो चाहिए जिसके अंदर तुम रिवीजन करो। और रिवीजन प्लानर कैसे बनाओगे? रिवीजन प्लानर ऐसे बनाओ कि भाई मेरे पास ये चैप्टर्स हैं जिनको मुझे मेरी नोट्स कॉपी इज़ मैंडेटरी, क्योंकि अगर तुम्हारी नोट्स कॉपी अच्छी बनी है ना तो आधा गेम तो तुम जीत गए, क्योंकि तुम्हें पता है एग्जैक्टली कि तुम्हें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ जो वो है कि तुम्हें जो टॉपिक्स नहीं आते इन द सेंस तुमको हल्के हल्के भूल जाते हो, उन पे ज़्यादा फोकस रखना है। तो तुम्हें एक रिवीजन तो डेली चाहिए ही चाहिए। उसके लिए तुम अपना एक टाइम सेट कर लो कि मैं इतनी बजे से इतनी बजे रिवीजन करूँगा, भले कुछ भी हो जाए, मेरे को कितना भी काम कंप्लीट करना हो, उसके लिए मैं रात में अलग से जाग जाऊँगा। चलो, फिर उसके बाद है क्वेश्चन प्रैक्टिस। देखो, गेम अगेन प्रैक्टिस का है। तुम ऐसा नहीं कर सकते कि सर मैंने थ्योरी पढ़ ली, मैंने एचसी वर्मा जी की पूरी कहानी पढ़ ली, मैंने इसके सॉल्यूशन देख लिए, उसके सॉल्यूशन देख लिए। वो जब तुम सॉल्यूशन देखते हो ना तो तुम्हें ऐसा अच्छा लगता है। इसका ये मतलब थोड़ी नहीं है कि तुमसे क्वेश्चन बन गया। अबे क्वेश्चन किससे बनना चाहिए? तुमसे बनना चाहिए। और तुमसे क्वेश्चन कब बनेगा बेटा? जब तुम उसके ऊपर अटेम्प्ट मारोगे। अब दूसरी कहानी आती है, मोस्ट ऑफ द बच्चे ये बोलते हैं सर मैं क्वेश्चन तो करने जाता हूँ बट मेरे 1 घंटे में 5 क्वेश्चन होते हैं, 10 क्वेश्चन होते हैं, कैसे करूँगा मैनेज? तो भाई शुरू में हो सकता है कि तुम्हारी स्पीड स्लो हो सकता है कि तुम्हें क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आ रही हो, बट क्या होगा अगर तुम कंसिस्टेंटली 1 महीने तक टिके रहे ना तो तुम्हारी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी ऑटोमेटिकली और तुम्हारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस अपने आप बढ़ जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो तुम्हें मिनिमम टारगेट बनाओ कि मेरे को 100 क्वेश्चन करना है। अब 100 क्वेश्चन कैसे करूँ सर? मेरे फिजिक्स के तो 10 क्वेश्चन होते हैं, 20 क्वेश्चन होते हैं, कोई बात नहीं, कोई चैप्टर्स है ना जो तेरे बहुत तगड़े हैं, उसके अंदर से क्वेश्चंस कर। केमिस्ट्री के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम ज़्यादा कर सकते हैं। मैथ्स के अंदर अगेन वो वाले चैप्टर्स जिनको मैंने पहले बहुत अच्छा करा था पर अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो थोड़े से वीक जा सकते हैं क्योंकि मैं भूल रहा हूँ, तो उन चैप्टर्स को याद करो, उनकी लिस्ट बना लो, तिलक लगाओ। हम कहते हैं उसको क्लास में तिलक लगाना। तिलक लगाने का मतलब यह है कि वो चैप्टर मैंने इतने अच्छे से कर लिया कि अगर उसका कैसा भी क्वेश्चन आएगा मैं कर दूंगा। ऐसा मत करो कि 70-80% चैप्टर कंप्लीट करके और फिर छोड़ दो। मोस्टली बच्चे यही गलती करते हैं, वो करते हैं ये पढ़ लिया ठीक है यार अब इतना तो आ गया, अब इसमें से जो आ जाएगा वो कर लेंगे। नहीं, एग्जाम का फंडा ये होता है कि जो तुमने छोड़ा है वो आ जाएगा, फिर क्या करोगे, है ना? तो वो बेसिक सा लॉजिक है। इसके लिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि क्या करो, तिलक लगाओ, पूरा चैप्टर कंप्लीट करो। पूरा चैप्टर कंप्लीट करने के बाद उसके PYQs लगा लो, फंडा क्लियर हो जाएगा, तुम्हें पक्का हो जाएगा कि हाँ भाई मुझे आ गया।
अगली कहानी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो इसको इग्नोर करके मत चलो, तुम्हें पक्का पता है, श्योर शॉट है अपन की पहली कहानी तो हमारे पास में 60 से 70 नेम रिएक्शंस हैं, जो मतलब इंपॉर्टेंट है नेम रिएक्शंस हैं। वो सारी रिएक्शन, रिमोटिमन रिएक्शन हो गई, सेंट मेयर रिएक्शन हो गई, ठीक है, तो वो सारी रिएक्शन यहाँ पर घूम रही हैं, ठीक है, ब्रह्मांड में। अब तुम्हें क्या करना है, तुमने अगर रिएक्शंस को याद करने का एक फंडा बना लिया कि भाई मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं दिन की सिर्फ 3 रिएक्शन 2 रिएक्शन याद कर रहा हूँ, एक दोस्त बना लो, उसको बोलो कि भाई तू भी 2 रिएक्शन याद कर, मैं भी 2 रिएक्शन याद करूँगा, चलते फिरते उससे रिएक्शन की बात कर ली। तुम समझो अगर तुमने ये दिन के अंदर 10-15 मिनट भी कर लिया ना, तो तुम्हें पता चलेगा 1 महीने के अंदर तुम्हारी 60 रिएक्शन खत्म हो जाएंगी और तुम्हें सारी नेम रिएक्शंस कंटेस्ट हो जाएंगी। मैकेनिज्म याद करना बचेगा उसका, कि समझना है हमको कि ये मैकेनिज्म है, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि एक बार तुमने रिएक्शन को पकड़ मका ली तो तुम्हारे पास में उसका मैकेनिज्म आ जाएगा, ठीक है। लगी कितने रहे हैं यार, SN1 SN2, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल, ठीक है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, तो वो सारे फंडे तुम्हें एक बार में क्लियर करना है और वो रोज लेके चलो, रोज मतलब रोज। फिर आती है कहानी महा इंपॉर्टेंट चीज की। हमने ऐसा देखा कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि सारे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस आते हैं फॉर्मूला बेस्ड, और प्रॉब्लम ये होती है कि अगर मेरे पास में कोई एक क्वेश्चन आ गया, मानो फ्लूइड्स का ही आ गया, उसके फॉर्मूला ही याद नहीं आ रहा, कैपिलरी का फॉर्मूला भूल गया मैं, ठीक है। अभी जैसे जैसे मैं बोलूंगा ना तुम्हें ऐसा याद आएगा, अरे यार वो वाले चैप्टर का तो फॉर्मूला ही याद नहीं आ रहा यार। तो क्यों नहीं याद आ रहा? क्योंकि हमारे पास में फॉर्मूला लिस्ट नहीं है। वैसे बहुत सारी हैंडबुक्स आती है फॉर्मूला वाली, तुम वो उनका यूज़ कर सकते हो, नहीं तो तुम खुद की एक फॉर्मूला लिस्ट बना सकते हो। और बेसिकली क्या करो कि कोई भी एक हैंडबुक लेकर आ जाओ, उस हैंडबुक के अंदर एक स्टेपलर अपने पास में रखो, जो चीज़ पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड जो चीज़ें और भी काम की लग रही हैं उनको लिख लो, वहीं पर स्टेपल कर लो। बढ़िया मस्त तरीका है, तुम्हारे पास सारे फंडे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। और कहानी ये होती है कि जब मैं फॉर्मूलों को रिवाइज कर रहा होता हूँ तो वो चैप्टर अपने आप मेरे दिमाग में चलने लग जाता है, तो वो बहुत काम करेगा बेटा तुम्हारे लिए, ठीक है। तो तुम्हें रोज रोज बैठ के पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, तुम जब फॉर्मूले पढ़ोगे तो बहुत सारे चैप्टर वहीं कंप्लीट हो जाएगा, कॉन्सेप्ट याद आ जाएंगे। फिर आती है हमारे पास में स्ट्रेटेजी फॉर द वीक टॉपिक्स। अब मैं बात कर रहा हूँ उन वीक टॉपिक्स की जिनको तुम ऐसा सोच रहे थे कि मैं इनको छोड़ दूँ क्या। अभी क्यों छोड़ रहे हो? कितने महीने बचे हैं? अभी 5 महीने बचे। अगर मैं अगस्त के अंदर और सितंबर के अंदर ये टारगेट बना लेता हूँ कि मैं इन वीक टॉपिक्स को थोड़ा सा टाइम दे दूंगा, तो हो सकता है ये वीक टॉपिक्स स्माइल बना देंगे तुम्हारे चेहरे पे। क्योंकि ये वीक टॉपिक्स वीक इसलिए नहीं है क्योंकि ये कठिन थे ज़्यादा, ये इसलिए ज़्यादा वीक है क्योंकि तुमने उन पर तब ध्यान नहीं दिया था जब देना चाहिए था। अभी दे दो। अभी तो क्या हो गया, जैसे अब तुम बात कर रहे हो कि ग्रेविटेशन सर मैंने छोड़ दिया था, अरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वही सेम कॉन्सेप्ट पढ़े तो ग्रेविटेशन को उठा ले। सर मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा था, 11th के अंदर नया चैप्टर था, अरे कोई बात नहीं, एटम न्यूक्लियर वाला चैप्टर आ रहा है फिजिक्स के अंदर 12th के अंदर, तो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट तो वहीं से उठ के आ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर से, तो दोनों को मर्ज करके उठा ले। तो ऐसे बेटा बहुत सारी चीज़ों को आप रिलेट कर करके पढ़ सकते हो, तो उसमें कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर है, और सर कॉम्प्लेक्स नंबर कौन याद करेगा इतना सारा, अरे बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर को समझ तो सही, कॉम्प्लेक्स नंबर में सिर्फ कॉम्प्लेक्स लगता है क्या? पहली कहानी तो कॉम्प्लेक्स नंबर में बेसिक अलजेब्रा लगता है, दूसरी कहानी उसके अंदर हमारे पास में प्लेन बन जाता है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लग जाती है, मॉड वाले फंडे लग जाते हैं, वेक्टर जैसा भी ट्रीट कर सकते हैं, तो कितनी सारी चीज़ें हैं उसके अंदर। वो चैप्टर तो छोड़ना ही नहीं चाहिए हमको, उस एक चैप्टर से हमारे बहुत सारे रिलेटेड चैप्टर्स कंप्लीट हो रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें एक तरीका बनाना है, एक स्ट्रेटेजी बनानी है कि मुझे वीक टॉपिक्स को कैसे कंप्लीट करना है। उसके लिए भी अगेन क्या करो, एक लिस्ट बना लो सारे चैप्टर्स की, उसके आगे लिख लो कि मेरे पास कौन से मेरा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, किसको मैंने PYQs तक सॉल्व कर लिया, मेरी कॉपी अच्छी हो गई, मेरे इतने क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब उसके अंदर ये वाले वीक टॉपिक्स हैं, उन वीक टॉपिक्स को भी चेक कर लो। टॉक टू योर टीचर्स, कमेंट सेक्शन में लिख दो, भर दो कमेंट सेक्शन की सर ये वाले टॉपिक को कैसे करूंगा, ये वाले टॉपिक के लिए कौन सी बुक यूज़ करूँ, मैं बता दूंगा तुम्हें कौन सी बुक के अंदर से कहाँ से कितना पढ़ना है, ठीक है। तो मैं बैठा हूँ तुम्हारे पास में, तो अपन वैसा कर लेंगे। पर उन सब चीज़ों के ऊपर हमला करो मतलब कि फोड़ दो उनको, ठीक है। चलो फिर आते हैं हमारे पास में एक और इम्पॉर्टेंट कहानी, और वो है टेस्ट देना। सबसे ज़्यादा डर किससे लग रहा है? डर इससे नहीं लग रहा है कि एग्ज़ाम में क्या होगा, डर इससे लग रहा है कि मैंने अगर आज टेस्ट दिया और मेरे नंबर नहीं आए तो सब मुझे जज करेंगे। सबको साइड में रख दो, घर वालों से डायरेक्टली बोल दो कि मैं आज से टेस्ट देने की तैयारी करूँगा, मैं बलवान हो गया हूँ, मेरे नंबर पर मुझे जज मत करना, नहीं तो बताऊँगा ही नहीं, ठीक है। तो वो भी तुम्हारी हेल्प करेंगे, तो तुम अपने फियर से आउटकम कर पाओगे, बाहर निकल पाओगे। क्योंकि बेटा देखो मेरी बात सुनो, क्या हो रहा है ना, अभी ऐसा हो रहा है कि डर ही इतना सारा है टेस्ट का कि हम टेस्ट की प्रैक्टिस ही नहीं करें। और जब हम टेस्ट प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो हमारे को ये पता ही नहीं चल रहा कि मैं स्टैंड कहाँ पे कर रहा हूँ। वो बेटा तू रोज़ इसी में तो परेशान हो रहा है, क्योंकि तेरे को ही नहीं पता कि तेरे को नंबर कितने आएंगे अगर तुमने आज टेस्ट दिया
तो देना चालू कर दो। हफ्ते में 2 टेस्ट देना है, उन टेस्ट का एनालाइज करना है। एनालिसिस कैसे करना होता है, जैसे तुम्हारा टेस्ट खत्म हो गया, अब तुमने उसको सबमिट कर दिया, अब तुम्हारे नंबर आ गए, जितने भी नंबर आए, सबसे पहले तो जाओ जो इनकरेक्ट गए। अब वो इनकरेक्ट गए हैं मतलब तुमने अटेम्प्ट करा है, मतलब तुम्हें इतना सा 2 रुपये का कॉन्फिडेंस था कि ये चैप्टर मुझे आता है। तो सबसे पहले ये देखो कि कॉन्सेप्ट की गलती है, मेरा नॉलेज कम है, या मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक करा है, या मेरा नॉलेज अधूरा है, तो मैंने गलतियाँ कहाँ पे करी। अगर नॉलेज की कमी है तो गो बैक टू द बुक्स, गो बैक टू द नोट्स कॉपी, तुम्हारा नॉलेज बढ़ाओ। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक है, सिली मिस्टेक्स हैं, छोटे छोटे से एरर्स हैं, तो वो लिख लो कॉपी के अंदर कि ऐसा होता है मेरे पास में, ऐसी गलतियाँ होती है, ऐसी गलतियाँ होती है। हमारे यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं बच्चों के साथ में, उनको मैं बोलता हूँ कि टेस्ट देने के बाद एक पेज लो, उस पेज के ऊपर पूरी स्ट्रेटेजी लिख लो कि अगली टेस्ट में मुझे किन किन चीज़ों का ध्यान देना है। क्योंकि देखो एक टेस्ट देते हो बच्चा खो जाता है, तो वो भी लिख लो कि खोना नहीं है, किसी एक क्वेश्चन में डूबना नहीं है, क्योंकि डूब जाते हो 15-15, 20-20 मिनट तक एक ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, 3 घंटे में हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है क्वेश्चन के लिए। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वो वाली चीज़ तुम्हें हेल्प करेगी, तुम लिख के रख लेना। अगला टेस्ट देने बैठो ना तो कागज़ को अपने साथ में रखना, तो तुम उसको पढ़ते जाना, ठीक है, कि ये वाली गलती नहीं करनी, ये वाली गलती नहीं करनी, ये वाली गलती नहीं करनी। मेरा एक स्टूडेंट है IIT रुड़की के अंदर, यंकी नाम है उसका, तो हमने उसके साथ यही करा था। वो हर बार पूरा पेज भर देता था और हर बार वो उसी पेज को देख के और ध्यान रखता था कि मेरे को ये गलती रिपीट नहीं करनी। क्रैक कर दी भाई एग्जाम उसने। चलो फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, मॉनिटरिंग का मतलब ये है कि भाई मुझे मेरी रोज की दिनचर्या को मॉनिटर भी करना है। मेरे को ऐसा नहीं करना कि आज जोश आ गया, आज मैं 18 घंटे 20 घंटे पढ़ लिया, सोया ही नहीं, वो सब गलत काम है। तुम्हें सोना ही पड़ेगा, नींद तो चाहिए ही सही, दिमाग को रेस्ट चाहिए ही सही, ठीक है। दिमाग को रेस्ट देने का मतलब ये नहीं है कि तुम जाके PUBG खेलने लग जाओ, अरे वो सब नहीं खेलना है भाई। दिमाग को रेस्ट देने का मतलब ये नहीं कि दोस्तों के साथ में गेड़ियाँ लगाने लग जाओ, नहीं नहीं नहीं। थोड़ी देर टाइम पास करो, घर वालों के पास में बैठ जाओ, घर वाले बहुत अच्छी एडवाइस देते हैं, पर 5-10 मिनट बाद देते हैं। 5-10 मिनट तो तुम्हारे मजे ले लेंगे, डांट लेंगे, ठीक है, उसके बाद अच्छी अच्छी एडवाइस देंगे, तो उनके पास भी बैठ सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग को शांत रखो, मेडिटेशन कर लो, ठीक है। नहीं मेडिटेशन हो रहा है तो कोई स्लो सॉन्ग को लेके बैठ जाओ, शांति से सुनो, अच्छा लगने दो, और फिर उसके बाद बैक टू द वर्क लग जाओ, काम धंधे पे, ठीक है। फिर पढ़ने बैठ गए, काम ही क्या है अपने को, एक ही तो काम है, पढ़ाई करनी, क्योंकि कहाँ जाना है, IIT में जाना है, बहुत ही बढ़िया। तो अब अगर अपन बैक करेंगे तो पहली बात है मॉनिटर करने की, अपने आप को मॉनिटर करना है, अपनी प्रोग्रेस मॉनिटर करना है, अपनी दिनचर्या मॉनिटर करनी कि मैं टाइम कहाँ पे ख़राब कर रहा था, यार साला 1 घंटा मैं इसमें वेस्ट कर रहा था। वो सारा जो टाइम छोटा वेस्ट हो रहा है ना, उसको भी हटा दो, तो तुम्हारे पास में एग्जैक्टली एक शेड्यूल आ जाएगा कि यार मेरे को इतनी देर मेरी पढ़ाई करनी ही पड़ेगी और ऐसे ऐसे मैं टाइम बचा सकता हूँ। दूसरा है इवैल्यूएशन, मैंने आज ये पढ़ा, मैं कितने दिन में भूल जाता हूँ। अब तुम्हें पता चल गया कि यार मैं 4 दिन में भूल जाता हूँ यार सर, तो भाई दूसरे दिन रिवाइज कर लेना, ठीक है। जैसे अपन खाना खाते हैं तो अपन ने दोपहर में खाना खाया, अब रात में अपन खाना खा ही लेते हैं ना 8-9 बजे, ऐसा तो कर नहीं रहे जब तक कि भूख से मरने नहीं लगूंगा तब तक खाना नहीं खाऊंगा। वैसा ही रिवीजन के लिए कर। तुम लोग गलती ये कर रहे हो कि रिवीजन कब करते हो, जब तुम्हें याद आता है कि मैं चैप्टर पूरा ही भूल चुका हूँ, मेरे को तो अब याद ही नहीं है। ऐसा क्यों करना। अगर अपन एक टाइमली रिवीजन करते जाएंगे कि मैंने अगर ये वाला चैप्टर पढ़ा है, मानो कि तुम्हारे पास अभी ऑर्गेनिक चल रहा होगा, एल्काइल हैलाइड या अल्कोहल चल रहा है, अब तुमने अल्कोहल को पढ़ा, अब तुमने हर तीसरे दिन सोच लिया कि सर मैं इसको एक रीडिंग लगा के छोड़ दूंगा, रटूंगा नहीं वाला, एक रीडिंग लगा लूंगा हर तीसरे दिन। कितनी देर लगेगी, आधा पौन घंटा लगेगा, बस रीडिंग लगा ही छोड़ दिया, रीडिंग लगा ही छोड़ दिया, रीडिंग लगा ही छोड़ दिया। भाई 10वीं बार जब रीडिंग लगाओगे ना तो चैप्टर ऐसा उंगलियों पे नाचेगा तुम्हारी। चलो नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं, जो सबसे बड़ा डर है वो है क्लास 11th का रिवीजन, क्योंकि क्लास 11th के अंदर मेरे पास में फिजिक्स डरा रहा है, केमिस्ट्री डरा रहा है, मैथ्स डरा रहा है, और इतनी सारी चीज़ें इकट्ठी कैसे करूं, तो कैसे करूं उसका फंडा समझो। देखो फिजिक्स के अंदर तुम्हें पता है कि मोशन मतलब 1D 2D जो है वो इजी है, पक्का है, ये क्वेश्चन तो आएगा, पक्का है ना, तो उसको निपटा दो। क्या जाएगा उसके अंदर, प्रोजेक्टाइल मोशन है, तुम्हें पता है मोशन अलाउ एक्स एक्सिस अलग करना है, वाई एक्सिस अलग करना है, खत्म हो जाएगा। तुम्हें पता है कि मेरे पास में NLM है, वर्क पावर एनर्जी है, इसको निपटा सकता हूँ। अब बैठ के रोटेशनल मोशन मत उठाना अगर तुमने पहले अच्छा नहीं करा है तो, क्योंकि वो तुम्हारा इतना सारा टाइम खा जाएगा, फिर तुमसे होगा नहीं, ठीक है। फिर बचती है बात फ्लूइड्स की। अब फ्लूइड्स को पढ़ने बैठोगे ना तो फ्लूइड्स के अंदर ऐसा लगेगा कि कोई भी बुक उठाओगे तो इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ भी नहीं है उसमें, फ्लूइड स्टैटिक्स है, फ्लूइड मैकेनिक्स है। अब जो चैप्टर तुम्हारे पास में ऐसे हो गए हैं कि सर मुझे तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये चैप्टर मेरा अब बहुत वीक हो गया है, तो उसके लिए क्या करो, मान लो कि फ्लूइड्स की ही बात करते हैं, ठीक है। DC पांडे उठाओ, DC पांडे को रीड कर लो, बस रीड कर लो, क्वेश्चन पढ़ो, डिग 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 दिस, बहुत बढ़िया, उसकी थ्योरी पढ़ो, डिग 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 दिस,
तो 2.5 घंटे के अंदर पूरी की पूरी डीसी पांडे के अंदर का फ्लूइड्स वाला पार्ट तुम्हारा रीड हो गया। उसके बाद उठाओ PYQs, 50 PYQ देखो, और उसके बाद में ये देखो कि वो हर बार पूछता क्या है। हर तरह के क्वेश्चंस के अंदर तुम्हें एनालिसिस करके पता चलेगा कि अच्छा भाई इतनी चीज़ें मुझे पता करनी है और इन सब चीज़ों को ऐसे कर लगाना है, बस तुम्हारा काम हो गया। तुम क्या कर रहे हो, तुम हर बार पूरा चैप्टर को फिर से जीरो से स्टार्ट कर रहे हो। अरे जीरो से स्टार्ट नहीं करना है, जीरो से स्टार्ट तब करना होता है जब मैंने एक भी बार नहीं पढ़ा होता। पढ़ चुके हो भाई, आता है तुम्हें, कॉन्फिडेंस चाहिए बस थोड़ा सा, तो बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। तो वो सारे चैप्टर्स करो जो कि तुम्हारे पास में पक्के पक्के नंबर देने वाला है। फ्लूइड्स पक्के पक्के नंबर देने वाला है, थर्मोडायनामिक्स पक्के पक्के नंबर देने वाला है, एसएचएम के अंदर तुम्हें नंबर मिल जाएंगे। एसएचएम के कॉन्सेप्ट तो फिर से हमारे पास में इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी लग गए, मैग्नेटिज्म में भी लग गए, सब जगह लगते हैं। अब ये एसएचएम को अकेला तो आता नहीं है, एसएचएम अपने कंधे पे, एक कंधे पे उठाता है एनएलएम का बोझ, एक कंधे पे उठाता है इलेक्ट्रोस्टैट्स या मैग्नेटिज्म का बोझ, ग्रेविटेशन का बोझ। तो एसएचएम तो करना ही पड़ेगा, क्यों? क्योंकि उसके अंदर से घुमा फिरा के सब कुछ पूछा जा सकता है, तो उसको कर लो। तो ऐसे चैप्टर्स करो, ठीक है। ऐसे ही अगर तुम केमिस्ट्री की बात करते हो तो केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक तो करना ही पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि ऑर्गेनिक तो केमिस्ट्री जो हमारा 11th का है उसी में जीओसी आ गया, उसी के अंदर नॉमेनक्लेचर आ गया, उसी में आइसोमेरिज्म आ गया, वही सारी चीज़ें हर चैप्टर के अंदर लगेगी ही सही। तो ऑर्गेनिक तो तुम्हें तगड़ा करना ही पड़ेगा। इतने परेशान होकर मत बैठो, तुम इतनी सारी किताबें रख के भी मत बैठो। तुम्हें जो एक किताब पढ़नी है ना उसी को लेकर बैठो, बाकी सबको साइड में रखो। एक टेबल के ऊपर ऐसा बंच बना दोगे ना तो ये देख देख के ही डर लगेगा, इसीलिए मैंने दीदी को बिठाया यहाँ पे। फिर दूसरी कहानी है कि मेरे पास में जो फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं, अगेन मैं तुम्हें बोल रहा हूँ मोल कॉन्सेप्ट, सॉल्यूशंस से डायरेक्टली रिलेटेड, कॉन्सेंट्रेशन टर्म, मोलैरिटी सब कुछ है, ठीक है। तो वहाँ पे डायरेक्टली रिलेट हो गया। दूसरी कहानी हमारे पास में कौन सा चैप्टर आ गया, हमारे पास इक्विलिब्रियम आ गया, केमिकल इक्विलिब्रियम, और हमारे पास आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम अगेन अगर तुम्हें नहीं आता है तो टच भी मत करना, क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम बहुत टाइम खाने वाला है तुमसे, तो उसको अभी टच मत करना। केमिकल इक्विलिब्रियम कर लो, ऐसे चैप्टर्स बना लो जिससे तुम्हारे थोड़े थोड़े नंबर पक जाएंगे। उसके बाद जाके उन चैप्टर्स को कर लेना जो चैप्टर बिल्कुल ही नहीं आते, ठीक है। फिर हमारे पास में इनऑर्गेनिक के अंदर कहानी आती है, तो इनऑर्गेनिक के अंदर देखो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ और ये सब तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो अगेन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ पूरा पढ़ने की ज़रूरत तो है नहीं बची अब, क्योंकि अपन वो सारे टर्म्स जिनको अपन पहले समझ रहे थे बहुत डिफिकल्ट है, तो उनको तो रिपीटेड मोड पे बहुत बार पढ़ चुका हूँ मैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। तो अब मेरे पास में वो सारे टर्म्स, इनर्ट पेयर इफेक्ट, वो सारे टर्म्स अब मेरे दिमाग में दौड़ने लग गए। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक PDF ऐसी उठानी पड़ेगी या मटेरियल ऐसा उठाना पड़ेगा, या तुम्हारे नोट्स कॉपी में हो जिसके अंदर सबसे पहले तो सारे एक्सेप्शनल केसेस हों। पहले तो सबके PYQs देख लो, 50-50 क्वेश्चन देख लो कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और उन सभी क्वेश्चंस के ऊपर तुम लग जाओ काम पे कि भाई मेरे को एक्सेप्शनल केस सारे के सारे करने हैं। मुझे ये करना है कि इसके अंदर जैसे कि अब मेरा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ही हो गया, तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के अंदर कौन से हमारे पास में, जब इनर्ट पेयर इफेक्ट कहाँ पे लग रहा है, आयनाइजेशन एंथैल्पी के अंदर चेंज कब आ गया, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा किसकी कम, ऑर्डर वाले क्वेश्चंस हो गए। तो बस एक ही बार में लग जाओ काम पे, बहुत ही बढ़िया। अब अपन मैथ्स के ऊपर चल, सीक्वेंस सीरीज। भाई मैं बिल्कुल रिकमेंड करूंगा कि सीक्वेंस सीरीज अच्छे से निपटा लो, क्योंकि सीक्वेंस सीरीज सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, वो वे ऑफ थिंकिंग है। अगेन तुम्हारा दिमाग चालू कर देगा वो। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करेंगे तभी प्रोबेबिलिटी के अंदर भी कॉन्सेप्ट बनेंगे। फिर हमारे पास में मैथ्स के अंदर और बचा है पूरा का पूरा कोनिक्स एंड स्ट्रेट लाइन, तो वो भी तुम्हें करना पड़ेगा। तुम ऐसा इग्नोर नहीं कर सकते कि सर यार कोनिक्स तो बहुत बड़ा है। अरे मैं समझ गया तुम्हारी भावनाओं को कि कोनिक्स तो बहुत बड़ा है, पर अगर देखो उसके अंदर तुम्हारे पास में है क्या, उसके अंदर अगर तुम देखोगे तो बेसिकली बहुत सारे कॉन्सेप्ट रिपीटेड पैटर्न पे चल रहे हैं। जैसे कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए क्या करना है, तुम्हें कोई भी एक कर्व देके रखा है, y=mx+c मान लो, क्वाड्रेटिक बना लो, उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 कर दो। तो लॉजिक समझो ना, अगर तुमने लॉजिक पकड़ लिए तो तुम्हारा काम ही खत्म हो जाएगा। तुम लॉजिक के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, तुम काय पे ध्यान दे रहे हो, तुम ऐसा सोच रहे हो अरे यार ये करना है, ये करना है, ये करना, कोनिक्स इतना बड़ा है, बुक के अंदर इतने सारे क्वेश्चंस देके रखे हैं, बट कॉन्सेप्ट बना लोगे तो बहुत कम हो जाएगा। तो 11th तुम्हें रिवाइज करनी ही पड़ेगी, और अगेन उसके लिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ उसका भी टाइम सेट कर लेना, और उसके चैप्टर्स की लिस्ट बनाओ, हमेशा लिस्ट बनाओ। ये वाले चैप्टर मैंने 11th में बहुत अच्छे करे थे, तो ये मेरा टाइम कम खाएंगे, ये वाले चैप्टर्स मैंने अच्छे से नहीं करे थे, ये वाले ज़्यादा टाइम खाएंगे, बस। तो उसके हिसाब से तुम्हें पता चल जाएगा जो कम टाइम खा रहे हैं उनको पहले निपटाओ। फिर आता है हमारे पास में स्वाट एनालिसिस, मतलब मेरी स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ इन द सेंस मेरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स कौन से, स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स कौन से, जिसमें मैं हमेशा पक्का है कि मैं इतने नंबर मारूंगा।
अब समझो आप 300 नंबर का पेपर है, उस 300 नंबर के पेपर के अंदर से आपने इतना तो मिनिमम स्कोर करना ही है। आपने मान लो कि आपने अपना स्कोर मिनिमम मान लिया कि मेरे को 100 नंबर चाहिए या 150 नंबर चाहिए, तो आपके वो चैप्टर्स की लिस्ट की इनमें से कुछ भी आ गया ना क्वेश्चन, मैं फट्टे से कर दूंगा। तो यहाँ पर रोज इनको देख के आपको एक तो कॉन्फिडेंस गेन आ जाएगा कि यस बॉस ये तो है मेरे हाथ में। फिर उसके बाद में अपने गोल्स बना लो और इनको लिखो कॉपी में, प्लीज़ लिखो, ठीक है, डरो मत, कोई पढ़ लेगा हंस लेगा कोई बात नहीं, पर तुम लिखो इनको कि भाई मेरे ये गोल्स हैं, ये अगस्त का गोल है मेरा कि मेरे इतने चैप्टर्स कंप्लीट होने चाहिए, मेरे इतने मिनिमम मार्क्स आने चाहिए, ठीक है। अब वो कैसे आने चाहिए, उसके लिए मैंने ये चैप्टर सिलेक्ट कर लिए कि मेरे पास में फलाना ढिमकाना चिमकाना मिमकाना ये वाले चैप्टर तो मैं करके ही मानूंगा, जब तक करूँगा नहीं सोऊंगा नहीं, ठीक है। तो अब आपने क्या करा, आपने इन सबको चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया, आपका अगस्त गोल बना लो, आपका सितंबर का गोल बना लो, आपके पेपर्स देने का गोल बना लो कि मैं इतना 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 क्वेश्चन करूँगा, मैं ये करूँगा। तो आपके पास में क्या हो जाएगा, गोल लिखे हुए होंगे ना, तो वो अकम्प्लिश भी हो जाएंगे। हवा में मत करो, मन में मत करो, लिखो, राइट इट डाउन। फिर अपनी वीकनेस देखो। वीकनेस पहली तो जो सब्जेक्ट पे वीकनेस है, मुझसे मैथ्स नहीं होता, अरे कितना नहीं होता, अगर 5-6 दिन तक लगा रहेगा तो बनने लगेगा ना, बन जाए। एक हफ्ता दे दो मैथ्स को, ज़्यादा टाइम मैथ्स करो। हमने तो बहुत सारे बच्चों को चेंज करा ऐसा। मेरे पास एक और स्टूडेंट थी, वो अभी IIT मुंबई के अंदर बैठी हुई है, उसका ऐसा कहना था सर मुझसे मैथ्स होता ही नहीं है। तो हमने उसको बिठा के सिर्फ मैथ्स करवा दिया। एक हफ्ते के बाद में तो उसको ऐसा लग गया कि अरे ये तो यूँ ही होता है ये तो वो जो तुम्हें डरा रहा है उससे डरो मत। अगर तुम्हें मैथ्स डरा रहा है पहले NCERT लेवल पे कर लो, RD शर्मा के अंदर से क्वेश्चंस देख लो। फिर अगर तुम्हें फिजिक्स डरा रहा है कि फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल नहीं होते तो छोटे वाले न्यूमेरिकल करो, ABC, प्रदीप, कॉम्प्रिहेंसिव, ऐसी वाली बुक को उठाओ, उसके अंदर पीछे है ना बहुत सारे सॉल्व क्वेश्चंस दे के रखे, क्वेश्चन दिया है उसको नीचे करने का सॉल्यूशन दे के रखा है, उसके अंदर लिखा हुआ है उसने कि ये फॉर्मूला लगाना है, ये ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन को देख लोगे, तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा कि अच्छा इतना सही करना होता है। फिर उसका ही कॉम्पिटिटिव फोकस उठाओ, और कॉम्पिटिटिव फोकस के अंदर से 100 एग्जाम्पल पढ़ लोगे ना, तुम्हें इतना पता चल जाएगा कि ऐसा करना हो तो ऐसा लगाना हो तो ऐसा लगाना है। बस एक बार तुम्हारी वो स्ट्रेटेजी बन गई, एक चैप्टर में तुमने कॉन्फिडेंस दिखा दिया तो तुम्हें वो सब्जेक्ट का डर खत्म हो जाएगा। और सब्जेक्ट का डर खत्म करना है, पूरा एक सब्जेक्ट लेके नहीं बैठ सकता मैं, क्योंकि 1/3 मार्क्स तो मेरे एक सब्जेक्ट के। तुम ऐसा तो बोल ही नहीं सकते कि मुझसे फिजिक्स नहीं बनता, फिजिक्स नहीं बनता तो क्या पूरा फिजिक्स छोड़ दूंगा क्या? नहीं, एक आध चैप्टर होगा तो मानता हूँ मैं भी भाई कि हाँ ठीक है फिजिक्स का वो चैप्टर छोड़ दिया हमने, पूरा सब्जेक्ट नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो सब्जेक्ट के ऊपर ग्रास्प बनाओ। कैसे बनाओगे? जो चीज़ नहीं आ रही है उसको करो, रिपीटेडली करो। फिर जीवन की सबसे बड़ी समस्या डिस्ट्रैक्शन। सर मैं पढ़ना तो चाहता हूँ, मुझे भी दिख रहा है मेरी एग्ज़ाम आ रही है, पर मेरा माइंड डिस्ट्रैक्टेड रहता है। टॉक टू योर पेरेंट्स। सबसे पहले ये जो आइटम है तुम्हारे पास में जिसको मोबाइल बोलते हो, इस मोबाइल का क्या करोगे? सबसे पहले इसका लॉक हटाओ और इसको कर दो पब्लिक मतलब इसको घर में कहीं भी रख दो। घर में एंटर हुए इसको टीवी के सामने रख दिया, घर में एंटर हुए इसको हॉल में रख दिया, इसको सोफे पे रख दिया, टेंशन ही मत लो। तो इससे क्या हो जाएगा, पहली बात तो तुम्हारे जितने खटकरम चल रहे होंगे वो बंद हो जाएंगे। क्यों बंद करने पड़ेंगे? क्योंकि तुमने तो लॉक हटा के मोबाइल को सामने पटक दिया। अब किसी का मैसेज आ गया बाबू सोना जादू टोना करने से तो बच ही जाओगे, और तो करो भी मत भाई। अभी तो 5 महीने से पढ़ाई पे फोकस करो। तो डिस्ट्रैक्शन से भागने का सबसे अच्छा तरीका ये नहीं होता कि तुम ऐसा सोचो सर मैं रात को अब बस 10 मिनट मोबाइल चलाऊंगा। अरे यार चलाओ ही मत, उसको पब्लिकली पटक दो। पेरेंट्स से बात कर लो, मम्मी यार डिस्ट्रैक्शन होता है यार, आप एक काम करा करो, आप आके मेरा मोबाइल लैपटॉप ज़बरदस्ती चेक कर लिया करो। 1-2 बार उन्हें चेक करने की आदत बनाई ना, तुम्हारे अपने आप सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी, क्योंकि तुमको लगेगा कि अरे नहीं भाई घर वाले देख लेते हैं। बहुत ईजी तरीका है ये, ठीक है। थोड़ा सा घर वालों को भी बोल दो कि स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, तुम्हारे सारे डिस्ट्रैक्शंस को मानना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। अब इतना सब करने के बाद में तुम्हारे पास में बचती है एग्जाम के लिए फुल प्रूफ टेम्परामेंट चाहिए भाई, बहुत अच्छा ऐसा चाहिए। सबसे पहले तो बोलो मन में है विश्वास, खुद पे है विश्वास, ठीक है। अब बस इतना, एक बार तुमको अपने आप पे विश्वास हो जाएगा तो तुम सब कर लोगे। दुनिया के अंदर जिसने भी जो भी बड़े लोग हैं, वो बड़े लोग कुछ अलग काम नहीं कर रहे। हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि टॉपर पढ़ाई कितनी देर करता है, हम ये देखते हैं कि टॉपर पढ़ाई कैसे करता है, हम ये देखते हैं कि टॉपर खाता क्या है। अरे वो मत देखो, पहले तो ये देखो कि टॉपर खुद पे विश्वास रखता है क्या, टॉपर अपने आप के बारे में क्या बोलता है, टॉपर का कॉन्वर्सेशन विद हिमसेल्फ क्या है। टॉपर से आप जाके पूछोगे क्यों रे भाई तू गधा ही है क्या, तो वो बोलेगा नहीं भाई मैं बहुत अच्छा। वो कभी अपने लिए नेगेटिव नहीं बोलता है। तो तुम वो बंद करो, नेगेटिव सोच को ख़त्म करना पड़ेगा।
और टारगेट बनाओ कि ये मेरा टारगेट है, दिस इज़ द परसेंटाइल स्कोर, 99+ परसेंटाइल स्कोर मैंने मारा, नहीं तो मज़ा ही नहीं आएगा। बस तब तुम्हें मज़ा आएगा। और रोज़ ये सोचो कि हो चुका है भाई, मुझे बस क्या करना है, पढ़ना ही तो है, पढ़ता जाऊँगा और अचीव हो जाएगा। और मैं तुम्हें पक्का बोल रहा हूँ, अचीव हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने करा है, कोई अलग से दुनिया से लोग नहीं आए। तुम्हारे ही उम्र के बच्चों ने पिछले साल भी IIT निकाली थी, तुम्हारी ही उम्र के बच्चे अभी भी IIT निकालेंगे, तो तुम क्यों नहीं निकाल सकते हो? क्या जा रहा है, थोड़ा सा ही पढ़ना है ना, पढ़ लेते हैं। कितनी देर लगेगी? 5 महीने अगर तुम अपने जीवन के दे दोगे तो पहली वाली मेंस के अंदर फोड़ दिया ना, और एक बार पहली मेंस के अंदर 99 परसेंटाइल के ऊपर आ जाते हैं ना बेटा, ऐसा कॉन्फिडेंस आता है ना जो पूरी लाइफ चलता है। तो अपनी पूरी आगे आने वाली ज़िंदगी के लिए लेट्स स्टार्ट स्टडी।